Hello students, today we will start with new topic, that is gear, spur gear, or you can say the design of spur gear. In the previous topic we have studied the velocity, how to transfer velocity or power from one pulley to another pulley with the help of belt. Now in this case we will start with the spur gear, राइट तो पावर ही हमें ट्रांसमिट करनी है एक पुली से दूसरी पुली तक, बट अब हम इसमें यूज करेंगे गियर का। तो हमने गियर को क्यों यूज किया? बेल्ट के साथ भी पावर ट्रांसमिट कर रहे थे, बट गियर को क्यों यूज किया? जो स्लिपिंग फैक्टर था ना, उसको अवॉइड करने के लिए। सिंपल सी बात है कि जो जब हम बेल्ट ड्राइव यूज करते थे तो ड्यू टू फ्रिक्शन है ना, तो क्या होता था कि स्लिप की वजह से जो मेरी वेलोसिटी थी ना, वो लॉस हो जाता था वेलोसिटी पावर ट्रांसमिशन में। तो हमें जो एग्जैक्ट जो रेशो चाहिए होती थी वेलोसिटी, वो नहीं मिल पाती थी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने गियर का इस्तेमाल किया है। तो हम इस गियर वाले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्पर गियर के साथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पर गियर, अब गियर को हम यूज करते हैं, आपको पता है कि नंबर ऑफ टीथ कटिंग होते हैं ड्राइवर साइड पे और ड्रिवन साइड पे, दोनों को मैश किया जाता है तो फिर पावर ट्रांसमिट की जाती है। तो ये इसकी इन्वेंशन कहाँ से हुई, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ कि ये गियर कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, ये सिंपल मेरे पास एक फ्रिक्शन व्हील है, ये सामने आपके। तो हमने क्या किया, एक व्हील बी, ये दो व्हील लिए हमने, इनको शाफ्ट के साथ कनेक्टेड किया और आपस में मैश किया। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या प्रोवाइड किया, फ्रिक्शन सरफेस। मतलब कहने का कि जो ए व्हील है ना, व्हील ए का जो सरफेस होगा और बी का, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगी, सो दैट जब हम इनको रोटेट मैश करवा के रोटेट करवाएंगे ना, तो ए को रोटेट करेंगे तो बी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली रोटेट करना शुरू हो जाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये किस में करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो टेंजेंशियल फोर्स होगी ना, अगर हम उसको एक्सीड करेंगे है ना, तो ये रोटेट करता रहेगा। अगर हम इसको जो फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सीड नहीं करेंगे, जो ये म्यू आर एन को हम नहीं एक्सीड करेंगे, तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सीड ना करने से ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि पावर लॉस फिर से हो जाएगी हमारी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो मेरे पास प्रोफाइल ए है ना, प्रोफाइल बी है दोनों, तो उनपे क्या करेंगे, टीथ कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, टीथ कट करेंगे दोनों प्रोफाइल पे। जब हम टीथ कट कर देंगे इस तरह से, नंबर ऑफ टीथ इस पे कट करेंगे, नंबर ऑफ टीथ इस पे कट करेंगे, तो ये जब दोनों टीथ आपस में क्या करेंगे, मैश करेंगे, तो पावर ट्रांसमिशन करने में किसी भी तरह का कोई भी फ्रिक्शन लॉस की वजह से जहां स्लिप ऑफ फैक्टर बिल्कुल नहीं होगा, आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशो मिल जाएगी अगर आप पावर ट्रांसमिट करना चाहते हो दो शाफ्ट के बीच में। अब रही बात, अब इस ड्राइव को हम पॉजिटिव, इसीलिए इसको पॉजिटिव ड्राइव भी बोल देते हैं। अब सिंपल सी चीज है, अब होता क्या है, जैसे बेसिकली जब हम पावर ट्रांसमिट करते हैं, अब इसमें भी प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ये दोनों आपस में अगर दोनों की इंटरफेरेंस हो जाएगी, दोनों टीथ की, दोनों व्हील्स की, तो ये क्या होगा, अंडर कटिंग शुरू हो जाएगी, वेयर लॉसेस हो जाएंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट कहीं ना कहीं आपको जो यूज कर रहे हैं, बेल्ट ड्राइव यूज कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन बहुत ही बढ़िया ये इसकी जो वेलोसिटी रेशो आती है। तो नेक्स्ट हम डिजाइन जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। व्हेनेवर वी डिजाइन एनी गियर और गियर ड्राइव, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पावर ट्रांसमिट का पता होना चाहिए, कितनी पावर हमें ट्रांसमिट करनी है। दूसरा, उसके बाद दूसरा पॉइंट है दैट इज स्पीड ऑफ द ड्राइविंग गियर। जो गियर हम ड्राइव कर रहे हैं उसकी स्पीड का पता होना चाहिए। तो जो ड्रिवन गियर है उसकी वेलोसिटी रेशियो का पता होना चाहिए। मतलब कहने का कि आपको जो आप गियर को रोटेट कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो उसकी पावर कितनी है, राइट, उसकी स्पीड कितनी है, ये याद रखना होगा। बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये याद रखना होगा कि जो गियर बी है, जहां जिसपे हम पावर आपको देनी है, जो वेलोसिटी देनी है, वो कितनी देनी है, आपको वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, सो दैट वी कैन डिजाइन द गियर। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सेंटर डिस्टेंस। अब दोनों गियर के, दोनों व्हील का जो सेंटर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, किस तरह से मैं उसको एडजस्ट करूं सो दैट कि जो मेरी इंटरफेरेंस है ना वो ना हो पाए। तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स। इनको हटा के थोड़े कुछ पॉइंट्स और भी हैं, बट वो ये भी हम इनको कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो नंबर ऑफ जो आप टीथ, जो गियर का टीथ है ना, अगर आप उसको यूज कर रहे हो, बना रहे हो, है ना, तो उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वो ये ना हो कि वो फेल हो रहा है, जैसे स्टैटिक लोड कंडीशन बन रही है, या डायनामिक लोड कंडीशन बन रही है, या नॉर्मल रनिंग कंडीशन बन रही है। तो ऐसा नहीं कि एक टीथ आपका फेल हो रहा है, दूसरा टीथ, कहने का मतलब कि वो यूनिफॉर्म होने चाहिए नंबर ऑफ टीथ, जो उनकी स्ट्रेंथ है। तो सेकंड पॉइंट है कि जो उसका वेयर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसकी लाइफ होनी चाहिए, उसकी लाइफ सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप डिसाइड कर दे कि 500 आरपीएम के बाद या 1000 आरपीएम के बाद, 1 मिनट के बाद कहीं ना कहीं मुझे इस तरह का इफेक्ट मिल रहा है जिसमें वेयर होनी उसकी शुरू हो रही है। तो
तो आपको बिल्कुल वो प्रिसाइज्ड बनाना पड़ेगा, सो दैट कि जो वेयर करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो उसकी जो लाइफ है ना वो सेटिस्फैक्ट्री हो। जैसे हम बोल देते हैं कि ये 10 घंटे तक चलेगा, उसके बाद इसको रेस्ट चाहिए, जहां उसको लुब्रिकेशन करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको डिजाइन में ये याद रखने की बातें जब आप डिजाइन करेंगे। तो नेक्स्ट है कि जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो ना, उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम मटेरियल जो इकोनॉमिकल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ की वजह से, स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ाने की वजह से हम मटेरियल इस तरह का सिलेक्ट कर लेते हैं कि जिसमें होता क्या बेसिकली कि आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना, मटेरियल की कॉस्ट वो बढ़ जाती है। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि जब भी आप इस तरह का जो फैक्टर आप करेंगे, डिजाइन करेंगे, तो आप जब भी मटेरियल की सिलेक्शन करेंगे वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द लुब्रिकेशन। तो जो लुब्रिकेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लुब्रिकेशन के पॉइंट्स अगर हम देखें तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या जो हम मटेरियल को यूज कर रहे हैं क्या वो लुब्रिकेटिंग हो सकता है कि नहीं। लुब्रिकेशन की वजह से उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ वेयर लॉसेज हो रहे हैं छोटे मोटे, वो रिड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हुए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द लेविस इक्वेशन, जिसको हम वाई के साथ डिनोट करते हैं। तो बेसिकली इस इक्वेशन का जो मैटर है, एजेंडा है, वो यही है कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है ना, एबिलिटी एक टीथ की, वो ये डिस्क्राइब करता है कि एक टीथ कितना लोड कैरी कर सकता है जब वो रोटेट कर रहा है। अब सोचो, ध्यान, सिंपल सी बात है कि जब जैसे दो व्हील आपस में मैश है, दैट इज व्हील नंबर 1 व्हील नंबर 2, अब ये नंबर ऑफ टीथ आपस में मैश है, तो कहने का मतलब कि जब ये रोटेट करेगा तो इसका फोर्स इस व्हील पे लगेगा, इस टीथ पे लगेगा, देन अगेन दूसरे का इस पे, इस तरह से फोर्स लगेगी और ये कंटिन्यू रोटेट करते जाएंगे ये व्हील। तो कहने का मतलब ये फोर्स लगेगी ना, तो वो कौन कौन सी फोर्स है। तो मैंने ये एक टीथ का बनाया, आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा, एक ही टीथ से क्लियर हो जाएगा आपको। इसी तरह से ये मेरे पास ये प्रोफाइल है, एक पैराबोल प्रोफाइल जो रेड कलर की आपको दिख रही है। तो इसके नॉर्मल टेंजेंट मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, दैट इज नॉर्मल लोड, दिस इज WN, एंड उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर that is WR which is radial component, and इस डायरेक्शन में मेरे पास लग रहा है WT that is tangential component। अब देखो, जब ये जो टीथ होगा ना, सपोज करो ये मेरे पास व्हील है, ये उसके 4 टीथ है, ठीक है, ये रोटेटिंग व्हील है मेरे पास। अब जब इस पे फोर्स लगेगी ना इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये कैंटिलीवर बन रहा है। देखो ध्यान से, एक साइड फिक्स है इसकी गियर की, दूसरा एंड इसका बिल्कुल फ्री है। जब मैं इस पे इस तरह से फोर्स अप्लाई करूंगा ना, अब ये रोटेट करेगा इस तरह से दूसरे व्हील का, तो ये क्या करेगा, उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, ये देखो, है ना। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, दैट इज एक्ट लाइक ए कैंटिलीवर, कि जब इस पे इस एंड पे फोर्स लग रही है। तो अब देखो, अब इसमें कौन कौन सी फोर्स लगेगी, ये WR जो लग रही है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, ये WR कौन सी फोर्स है, ये क्या करेगी, कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, टीथ को कंप्रेस करेगी। दूसरी जो W2 टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, वो क्या कर रही है, दैट इज बेंडिंग, वो बेंडिंग का काम कर रही है, इसको बेंड करने की कोशिश कर रही है। तो दिस इज द थिकनेस ऑफ द टीथ, जो एक ही टीथ हमने बनाया। जहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है उसको H के साथ डिनोट किए, दैट इज यू कैन आल्सो से हाइट। तो दिस इज T, दैट इज थिकनेस। तो ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेरे पास सबसे पहला पॉइंट बनता सिग्मा W, दैट इज स्ट्रेस, विच इज इक्वल टू M इंटू वाई अपॉन आई। व्हाट इज M, दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। कौन से पॉइंट पे, BC पॉइंट पे, दिस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट BC, विच इज इक्वल टू WT इंटू H। व्हाट इज WT, दैट इज दिस डायरेक्शन। अब बेंडिंग किसकी वजह से हो रही है, टेंजेंशियल कंपोनेंट की, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से बेंडिंग हो रही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज H, इसलिए मैंने उसको लिख दिया BC इज इक्वल टू WT इंटू H। व्हाट इज H, दैट इज लेंथ ऑफ टूथ, दिस वन। ये पैराबोला तक हमने कंसीडर करी है इसको, दैट इज Y, टोटल Y। ये मेरा पूरा डिस्टेंस क्या होगा, Y होगा, ये वाला, है ना। तो इसको हमने T/2 कर दिया, ये यहाँ T/2 इधर, T/2 इधर, टोटल क्या बन जाएगा, Y बन जाएगा। व्हाट इज I, दैट इज मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा BT³/12। व्हाट इज B, दैट इज विड्थ। व्हाट इज T, दैट इज थिकनेस। अब क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। अब जब मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करूंगा, तो यहाँ पे M था तो मैंने M की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे Y था T/2, BT³/12 पुट कर दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इसका बन जाएगा WT विच इज इक्वल टू सिग्मा W इंटू B इंटू T³ डिवाइड बाय 6H।
अब क्या होगा, जो h एंड t की वैल्यू ना ये डिपेंड करेगी, थिकनेस और हाइट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, जो टूथ की प्रोफाइल होगी, कि टूथ की प्रोफाइल किस तरह की प्रोफाइल है। तो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स रहेगी, h की वैल्यू t की वैल्यू वेरी करती रहेगी। जब भी हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें ये मेंशन करेगा कि प्रोफाइल कौन सी है, टूथ की प्रोफाइल कौन सी है। तो नेक्स्ट है मेरे पास कुछ याद रखने के लिए हम जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज 3 पॉइंट्स है मेरे पास। अब ये जो है ना हमारे पास लेविस इक्वेशन, ये डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है उसमें एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में। तो इस अगर ये न्यूमेरिकल में आएगा तो ये मेंशन करेगा न्यूमेरिकल में, क्योंकि डाटा बुक होगी नहीं अवेलेबल, हो सकता है कि आपको पेपर में लेके जाने की परमिशन ना हो। तो पिछले जो मैंने न्यूमेरिकल्स देखे हैं उसमें बहुत सारी जगह पे उसने क्या किया कि ये वैल्यूज गिवन कर दी हैं। अगर गिवन नहीं करेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसी का भी पूछा जा सकता है कि लेविस इक्वेशन फैक्टर क्या होगा जब आपका कॉम्पोजिट फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम होगा, जहां एंगल ऑफ जो प्रेशर एंगल है जो गिवन है वो 14.5 डिग्री होगा। जब 20 डिग्री होगा तब क्या होगा लेविस इक्वेशन का, जब 20 डिग्री स्टब सिस्टम होगा। तो इस तरह का ये 3 क्वेश्चन तो आपके यहां से बन जाते हैं। तो इसको याद रखना, y इज इक्वल टू दैट इज y, व्हाट इज दिस, दैट इज लेविस इक्वेशन फैक्टर, दैट इज 0.124 माइनस 0.684 डिवाइड बाय t। दिस इज फॉर कॉम्पोजिट एंड फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम, सो कीप इन माइंड। तो ये होगा प्रेशर एंगल, दिस इज प्रेशर एंगल। अब मैं आपको स्टूडेंट्स ये बात बता दूं, ये पहले भी आपने पढ़ा होगा, जो प्रेशर एंगल है ना वो 14.5 डिग्री टू 20 डिग्री तक वेरी करता है। अगर नहीं गिवन होगा तो आप एज्यूम भी कर सकते हैं, 14.5 डिग्री टू 20 डिग्री तक वेरी करता है। तो सेकंड में बनेगा y इज इक्वल टू 0.154 माइनस 0.912 डिवाइड बाय t। दिस इज 20 डिग्री फॉर फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम। ये जो हमने लिखा है ना ये पता क्या है, ये है प्रोफाइल ऑफ गियर। ये हम जो गियर वाला थ्योरी ऑफ मशीन है उसमें पढ़ते थे, साइक्लोडिकल इनवॉल्यूट, ये उसी का टॉपिक उठाया हुआ है उसने 4th सेमेस्टर में से आपको। तो ये वो है डेप्थ ऑफ इनवॉल्यूट सिस्टम की, आपकी जो गियर की प्रोफाइल है वो किस तरह की, वो मेंशन करेगा हमेशा ही। y इज इक्वल टू 0.175 माइनस 0.841 डिवाइड बाय t। दिस इज फॉर 20 डिग्री स्टब सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेविस इक्वेशन फैक्टर। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आपको मिलूंगा, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इसी पॉइंट के बेस पे भी आपका एक आधा न्यूमेरिकल लग सकता है, जैसे वेलोसिटी रेशियो का निकालना हो तो, लेकिन आपको डिटेल जो कंटेंट मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में विद न्यूमेरिकल मिल जाएगा। तब तक आप इसी को स्टडी कीजिए। जो पुराने टॉपिक आपने पढ़े हैं उनमें से मुझे कोई भी अभी तक कोई कमेंट नहीं आया। मैंने एक दो पॉइंट मिस भी करे थे, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा वीडियोस देख रहा है, पूरी वीडियो देख रहा है। तो उसमें मैंने 1-2 चीजें स्किप करी थी, जिसके बिना नेक्स्ट टॉपिक वो जो मैंने समझाया वो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि होगी कि ये यार कैसे करना था। लेकिन अभी तक किसी भी बच्चे ने उसको शायद नहीं पढ़ा होगा या देखा नहीं होगा, अभी तक मुझे कोई भी उसके लिए कॉल या मैसेज नहीं आया। तो मैं फिर भी आपको ये बता दूं, नेक्स्ट मंथ आपके पेपर होने वाले हैं, तो आप इसको प्लीज आप सारी वीडियो को देखिए, पढ़िए। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स टाइप बनाया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको एकदम से पढ़ के समझ आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल कंटेंट के साथ मिलूंगा विद न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच।